हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं पेपर से रिलेटेड, वो सारे के सारे प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके बाद बिंदुसार, अशोक, देववर्मन और बृहद्रथ के बारे में पढ़ेंगे। और इनसे संबंधित जो अशोक स्तंभ थे, शिलालेख थे, कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है, सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, किसका जन्म कहाँ पर हुआ, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट हैं पेपर की दृष्टि से, सारे के सारे प्रश्न, सारे के सारे बातों पे डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन था? गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं अशोक। अशोक कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार का क्या था? उत्तराधिकारी था या बिंदुसार का पुत्र था? क्या था? पुत्र था। यानी कि बिंदुसार कौन था? अशोक का पिता था और अशोक कौन था? पुत्र था। उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी भी था साथ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि जितने भी आपके ऑप्शन आए वो सारे के सारे ऑप्शनों के बारे में आप लोगों को बताता चलूं, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो। जितनी बार आप लोग सुनेंगे उतनी जल्दी याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन कह रहा है घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मदद किसने की थी? चाणक्य ने की थी। चाणक्य ने की थी। चाणक्य कौन थे? ये आपके थे, देख लीजिए सामने फोटो। समुद्रगुप्त अभी आप लोगों को बताया, अशोक को भी बारे में बताया और बिंदुसार के बारे में बताया। दोबारा सुन लीजिए। समुद्रगुप्त कौन था? गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और अशोक कौन था? अशोक जो था वो बिंदुसार का क्या था? पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य की पुस्तक है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किसको हराया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने 305 ईस्वी पूर्व में किसको हराया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सेलुकस निकेटर को हराया था। सेलुकस निकेटर को हराया था। अब सेलुकस निकेटर को हराया था तो सेलुकस निकेटर था कौन? सेलुकस जो निकेटर था वो कौन था? सिकंदर क्या था? सिकंदर का वो था सेनापति। सिकंदर का क्या था? सेनापति था। सिकंदर लोधी का क्या था? सेनापति था। और अशोक के बारे में आप लोगों को पता ही। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। आपको पहले बता चुके हैं। सिलिकन निकेटर के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? ऑप्शन नंबर ए श्रवण बेलगोला में बिताया। कहाँ बिताया? श्रवण बेलगोला। ये आपके सामने इमेज रही इसकी श्रवण बेलगोला की। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगर आप लोगों से पूछ ले कि श्रवण बेलगोला जो है वो कहाँ स्थित है, या डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया, आप लोगों को श्रवण बेलगोला ना दिया जाए, राज्यों के नाम दे दिया जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके। सारनाथ, आप लोगों को सारनाथ ऑप्शन आया तो पिछले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था। सारनाथ में क्या था?
पहला उपदेश दिया था? किसने? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जो जैन धर्म की दीक्षा ली वो किससे ली? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भद्रबाहु से ली थी। भद्रबाहु से ली थी। चाणक्य की पुस्तक कौन थी? अभी आप लोगों को बताया अर्थशास्त्र थी। कौन सी थी? अर्थशास्त्र थी, चाणक्य की पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? तो आप लोगों को बताना है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। 463 आया है। आप लोगों को अभी पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि 463 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी। तो आप लोगों को मृत्यु नहीं, सॉरी वही 463 ईस्वी पूर्व में जो है किसकी मृत्यु हुई थी, ये आप लोगों को ऑप्शन में बताया, क्योंकि अभी आप लोगों को पिछले चैप्टर में हमने इसके बारे में बताया है। आप लोगों को इसको कमेंट में बताना है, क्योंकि अभी पिछले चैप्टर में इसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज जो था उसकी पुस्तक क्या नाम था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज जो था उसकी पुस्तक क्या नाम था? इंडिका था। क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसकी थी? चाणक्य की पुस्तक थी। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक थी? पाणिनि की पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी? पाणिनि की पुस्तक थी। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक थी? पाणिनि की। जितनी भी तीनों की तीनों पुस्तकें हैं बहुत ही पेपर की दृष्टि इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। दोस्तों, मुझे हो सकता है आप लोगों को मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है कम समझ में आए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल यहीं से होता है समाप्त, और यहाँ से स्टार्ट होता है बिंदुसार। यहाँ से क्या होता है? बिंदुसार का शासनकाल स्टार्ट होता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार का पहला क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? अभी आप लोगों को बताया बिंदुसार हुआ। कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र था। अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र था। और बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? जो बिंदुसार था वो किस संप्रदाय का अनुयायी था? ऑप्शन नंबर ए आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आप लोगों के सामने ये फोटो दिखाया गया है जिससे आप लोगों को समझ में ज़्यादा से ज़्यादा है। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैन धर्म आया। जैन धर्म से संबंधित कौन थे? जैन धर्म से जो संबंधित है वो कौन थे? महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। कुछ पॉइंट इनसे संबंधित जैन धर्म आया, तो जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो कुछ समझ लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। 23वें गुरु पार्श्वनाथ। 24वें गुरु महावीर स्वामी जी थे। कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। जैन धर्म की कितनी संगतियां हुई? 2 संगतियां हुई। पहली कहाँ हुई? पावापुरी। दूसरी कहाँ हुई? वल्लभी में हुई। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। कुल कितनी संगतियां हुई? 4 संगतियां हुई। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। तो दोस्तों आगे भी कई पॉइंट हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमित्र घात और शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घात और शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदुसार ने तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? सबसे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसे भेजा?
अशोक को भेजा था। किसे भेजा था? अशोक को भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो दोस्तों बिंदुसार का शासनकाल यहाँ से होता है समाप्त। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे हम सम्राट अशोक के बारे में। किसके बारे में? सम्राट अशोक के बारे में यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। और क्या था? बिंदुसार का पुत्र भी था। बिंदुसार का पुत्र भी था और बिंदुसार का उत्तराधिकारी भी था। बृहद्रथ कौन था? बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था। क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अशोक जो था वो कहाँ का राज्यपाल था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक जो था वो कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। यानी कि जब वो राजा बना उसके पहले वो कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। और बाद में कहाँ का शासक बन गया? मगध का शासक बन गया। कहाँ का शासक बन गया? मगध का। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पूछता है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वर्धन कहा जाता था। अशोक ने 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। यानी कि जो अशोक राजगद्दी पर बैठा था, कब बैठा था? 269 ईस्वी पूर्व। और उसके 8 वर्ष बाद क्या होता है? कलिंग युद्ध होता है। क्या होता है? कलिंग युद्ध होता है। कब? 261 ईस्वी पूर्व में। अभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? अभी आप लोगों को बताया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक ने जो कलिंग पर आक्रमण किया था, कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व। ये भाई बहुत ही भयानक लड़ाई थी जिसमें काफी लाखों सैनिक मारे गए। और यहीं से अशोक का क्या होता है? हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन होता है। क्वेश्चन में पूछता है कि अशोक का जो हृदय परिवर्तन है वो कहाँ से होता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन कहाँ से होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग के लड़ाई में या कलिंग के युद्ध में के बाद अशोक में क्या होता है? हृदय परिवर्तन होता है। क्या होता है? हृदय परिवर्तन। इसके बाद अशोक जैन धर्म को अपना लेता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 269 ईस्वी पूर्व अभी आप लोगों को बताया अशोक का जो है राजगद्दी पे बैठता है। ओके, अशोक कहाँ बैठता है? राजगद्दी पर बैठता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। या राजअभिषेक होता है या राजगद्दी पर बैठता है, दोनों बातें एक ही हैं। अगला क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का या बराबर की पहाड़ियों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। बराबर की जो पहाड़ियाँ थी उसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। किस लिए करवाया था? अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ देखो, बिंदुसार क्या था? बिंदुसार जो था अशोक का पिता था। बृहद्रथ कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कभी कभी आप लोगों से, अभी इसके बारे में चलो बाद में चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आया अशोक से संबंधित कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। अशोक के अगला पॉइंट है, कह रहा है कि अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। पूछता है कि बराबर की पहाड़ियों में कितनी गुफाएं, उनके नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? 4 गुफाएं कौन थी? एक कर्ज थी, एक चौपाट थी, एक सुदामा थी और एक क्या थी? विश्व थी। ये 4 आपकी गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। अगला पॉइंट, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक का पौत्र कौन था? दशरथ था। उसने कौन सी गुफा आजीविकों को प्राप्त की? नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अगला पॉइंट, अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि अशोक का 7वां अभिलेख किससे संबंधित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आजीविकों से संबंधित है। अगला पॉइंट, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखली गोसाल ने की थी। किसने की थी? मखली गोसाल ने की थी। अगले कुछ पॉइंट देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है किस शासक ने किया था। जो भारत में शिलालेख का प्रचलन हुआ किस शासक ने किया था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। अशोक आया था। अशोक से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, श्रीगुप्त कौन था, गुप्त वंश का क्या था, संस्थापक था। श्रीगुप्त कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक था। बिंदुसार कौन था, अशोक का पिता था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक था। अशोक से संबंधित कुछ पॉइंट। अशोक ने शिलालेखों में ब्रह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया है। पूछता है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया, तो ये 4 लिपियां हो जाएंगी। कौन कौन सी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि। और पूछता है कि ब्राह्मी जो लिपि थी वो किस तरफ से लिखी। ब्राह्मी लिपि जो थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जबकि खरोष्टी लिपि वो किस तरफ से लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि आपके दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखे जाते थे और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछता है कि जो खरोष्टी लिपि है वो कैसे लिखी जाती थी और ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी न किसी प्रश्न में आप लोगों से पूछ ही लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से, एक शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब शिलालेख आया तो शिलालेख से संबंधित कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन पूछता है अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो क्या हो जाएगा 14। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई, जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला पॉइंट, अशोक का स्तंभ का सबसे पहले उल्लेख 1750 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला ने किया था। अगला पॉइंट, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। जो कौशाम्बी का अभिलेख है उसे क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है। जो 7वां अभिलेख है वो क्या है, सबसे बड़ा अभिलेख है। ये आपसे पूछता है कि 7वां अभिलेख क्या है, सबसे बड़ा अभिलेख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। अगला पॉइंट, रुम्मनदेही का अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है रुम्मनदेही का अभिलेख क्या है, सबसे बड़ा अभिलेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुम्मनदेही का अभिलेख सबसे छोटा, जबकि अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे बड़ा अभिलेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख शिलालेखों के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख शिलालेख, तो आपका पहला पॉइंट देखते हैं। पहला शिलालेख, अशोक के कुल कितने शिलालेख थे, 14। उन 14 में से जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं। पूछता है पहला शिलालेख किससे संबंधित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो अशोक का पहला शिलालेख है वो किससे संबंधित है, पशु बलि निंदा से संबंधित है। दूसरा अभिलेख, इसमें अशोक के मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट, 5वां अभिलेख पूछता है किससे संबंधित है। 5वां पॉइंट जो है अशोक के सगे संबंधियों से संबंधित है। जो 5वां अभिलेख अशोक का वो किससे संबंधित है, अशोक के सगे संबंधियों से संबंधित है। 7वां अभिलेख, इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है और यह सबसे बड़ा अभिलेख है। 13वां अभिलेख, कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन। अभी आप लोगों को बताया था कि जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व, उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा युद्ध में हानि होती है, काफ़ी लोग मारे जाते हैं। इससे उसे देखकर अशोक का हृदय में परिवर्तन होता है, उसका उल्लेख इसमें 13वें अभिलेख में किया है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। अभी आप लोगों को बताया शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14, लेकिन अब पूछ रहा है स्तंभ लेखों की संख्या। किसकी, स्तंभ लेखों की संख्या, तो क्या हो जाएगी 7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों के सामने स्तंभ लेख की जो स्तंभ होते हैं उनकी आपको प्रतिमा दिखाई गई, समझ सकते हैं। अगला देखते हैं,
अगला है मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया। मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 137 वर्षों तक शासन किया। कब तक शासन किया? 137 वर्षों तक शासन किया। ये देखो आप लोगों के सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश का अंतिम शासक पहले बता चुका हूँ, बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये संस्थापक था, ये इसका उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त मौर्य का। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना या कौन से वंश की स्थापना की? ब्राह्मण वंश की स्थापना की। शुंग वंश या ब्राह्मण वंश। शुंग वंश को कौन सा वंश कहते हैं? ब्राह्मण वंश कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं? ब्राह्मण वंश कहते हैं। शुंग वंश को ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का जो है ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और अगला जो चैप्टर आएगा वो क्या आएगा आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ। उसमें जो है हम आप लोगों को गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर कोई समस्या आ रही है मेरे बोलने में या वीडियो को बनाने में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सी समस्या है, इससे हम उसे सुधारने का प्रयास करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।